24.5 लाख गाड़ियां एक अकेले महीने में। मई 2025 में मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर्स से इतनी गाड़ियां गुजरी। हाँ, ये नंबर सच में दिमाग घुमाने वाला है। बिल्कुल। अगर आप थोड़ी देर के लिए इस नंबर पर गौर करें तो ये किसी छोटे देश की पूरी आबादी के बराबर है। एक ही महीने में देश के हर कोने में इतनी गाड़ियों का ऑयल चेंज होना, पार्ट्स बदले जाना या वॉशिंग होना, ये आंकड़ा यूं ही लिटरली दिमाग को हिला देने वाला है। सही बात है। तो स्वागत है हमारे इस गहरे विश्लेषण में। आज हमारे पास जानकारी के कई अहम स्रोत हैं, जैसे कि कंपनी की 2024 से 2026 की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, उनका सबसे नया 2026 स्वॉट एनालिसिस और ऑटो इंडस्ट्री की कुछ हालिया रिसर्च। और इन सबको मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी क्लियर होती है। हाँ, और हमारा मिशन आज बहुत साफ है। लगभग 45% मार्केट शेयर वाली ये कंपनी, जो भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता है, वो अपने इतिहास के सबसे बड़े शिखर पर बैठी है। लेकिन साथ ही ईवी रेवोल्यूशन और बदलती कंज्यूमर पसंद जैसी बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो आखिर मारुति सुजुकी इनका सामना कैसे कर रही है? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये जो 24.5 लाख सर्विसेज और लगभग 5,400 से ज्यादा सर्विस टच पॉइंट्स का आंकड़ा है, मुझे बस ये समझ नहीं आता कि लॉजिस्टिकली ये फीजिबल कैसे है। एक महीने में इतनी गाड़ियां हैंडल करना एक नाइटमेयर हो सकता है, राइट? देखिए, अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सच में एक मॉन्यूमेंटल टास्क है। हर रोज लगभग 80,000 गाड़ियां उनके सिस्टम से गुजर रही हैं। 80,000? हाँ, हर रोज? हाँ। अब सवाल ये है कि ये बिना किसी केओस के होता कैसे है? इसका जवाब सिर्फ ज्यादा मैकेनिक्स रखने में नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और डीप लोकलाइजेशन में है। ओके, मतलब एआई वगैरह का यूज हो रहा है। एग्जैक्टली। इन्होंने इस विशाल वॉल्यूम को एफिशिएंटली संभालने के लिए एआई ड्रिवन चैटबॉट्स और वॉइस बॉट्स का इस्तेमाल शुरू किया है अपनी कस्टमर शेड्यूलिंग के लिए। और इसके आगे उनकी मोबाइल वर्कशॉप्स का कॉन्सेप्ट आता है। वेट, मोबाइल वर्कशॉप्स? हाँ, मतलब हर गाड़ी को सर्विस सेंटर आने की जरूरत ही नहीं है। उनके मैकेनिक्स पूरी तरह इक्विप्ड वैन्स के साथ सीधा कस्टमर के घर या ऑफिस पहुंच रहे हैं। ओह वाओ, यानी ट्रैफिक और पार्किंग की जगह घेरने के बजाय सर्विस आपके दरवाजे पर। ये तो टाइम और स्पेस दोनों बचा रहा है। बिल्कुल बचा रहा है। और इसके साथ उनकी QRTs हैं, क्विक रिस्पॉन्स टीम्स, जो इमरजेंसी ऑन रोड असिस्टेंस के लिए लगातार मूव करती रहती हैं। पर जो इनका सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है, वो है पार्ट्स का इकोसिस्टम। अच्छा, पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं वहाँ? हाँ, इन्होंने सालों से स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को इतना लोकली इंटीग्रेट कर लिया है कि सर्विस सेंटर में कोई गाड़ी पार्ट्स के इंतजार में दिन दिन भर खड़ी नहीं रहती। टर्न अराउंड टाइम बहुत फास्ट है, जिसकी वजह से ही ये 24.5 लाख का फिगर अचीव हो पाता है। सही है। तो स्केल को हैंडल करने का मैकेनिज्म समझ आता है, और मैं उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख रही थी। इस शेयर स्केल का असर उनके वॉर चेस्ट पर साफ दिख रहा है। ये बस नंबर्स नहीं है, ये इनकी फ्यूचर बैटल्स की तैयारी है। पैसे की तो कोई कमी नहीं है उनके पास। बिल्कुल नहीं। Q4 में पहली बार इनका नेट सेल्स 50,000 करोड़ रुपए के पार चला गया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का टोटल रेवेन्यू लगभग 1.49 लाख करोड़ रुपए और नेट इनकम 11,960 करोड़ रही। लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं, मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि एक्सपोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनकी ग्रोथ में। बहुत बड़ा फैक्टर है, और लोग अक्सर इसको मिस कर जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मारुति सिर्फ इंडियन रोड्स के लिए है, पर असल में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में उनके एक्सपोर्ट्स 34% बढ़कर 4.47 लाख व्हीकल्स क्रॉस कर गए। वेट, 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां बाहर भेजी इन्होंने? हाँ। लगातार 5 सालों से वो भारत के नंबर 1 पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्टर है। आज अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट के 100 से ज्यादा देशों में इनकी गाड़ियां बिक रही हैं। वाओ। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का इससे बड़ा कमर्शियल सक्सेस एग्जाम्पल हमारी ऑटो इंडस्ट्री में फिलहाल कोई दूसरा नहीं है। ये तो सच में इम्प्रेस करने वाला है। और इस मैसिव डिमांड को फीड करने के लिए उनका नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। लाइक 2,987 अरीना आउटलेट्स, 495 नेक्सा शोरूम्स और
2030-31 तक सर्विस टच पॉइंट्स को 5,400 से बढ़ा के 8,000 करने का उनका लक्ष्य है। उनका पूरा नेटवर्क उनकी बैकबोन है। वही तो, ये तो उनका सुपर पावर हो गया, एक ऐसी ताकत जिसे बीट करना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूँगी। हाँ बोलिए। अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन इतना मजबूत है, कैश फ्लो इतना सॉलिड है, तो मुझे उनके 2026 स्वॉट एनालिसिस के थ्रेट्स और वीकनेसेस सेक्शन में ऐसी चीजें क्यों दिख रही हैं जो डायरेक्टली उनके डोमिनेंस को चैलेंज करती हैं? देखिए, ऑटो इंडस्ट्री इस वक्त एक ऐसी ट्रांजिशन में है जहां आपका पुराना साइज आपको नए खतरों से नहीं बचा सकता। कैसे? थोड़ा समझाइए इसको। उनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड हमेशा से एंट्री लेवल कार्स का मार्केट रहा है। वो गाड़ियां जो पहली बार कार खरीदने वालों का सपना होती थी, पर वही मार्केट अब तेजी से सिकुड़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये घटकर लगभग सिर्फ 25,000 यूनिट्स के आसपास रह गया है। सिर्फ 25,000? ये तो बहुत बड़ा ड्रॉप है। बिल्कुल, लोगों की पसंद बदल चुकी है। वो थोड़े और पैसे जोड़कर एसयूवी या प्रीमियम हैचबैक लेना चाहते हैं, या फिर प्री ओन्ड प्रीमियम कार्स ले लेते हैं। वेट, अब मैं अप्रैल 2024 का डेटा देख रही हूँ यहाँ पर, और ये पॉइंट मुझे बहुत चुभ रहा है। यहाँ मुद्दा सच में काफी दिलचस्प हो जाता है। उस महीने टाटा पंच इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई थी। हाँ, वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था मार्केट में। अनडिस्प्यूटेड किंग मारुति अपने टॉप स्पॉट से नीचे आ गया। तो मेरा सवाल ये है कि 45% मार्केट शेयर और इतनी डीप रिसोर्सेज होने के बावजूद क्या मारुति थोड़ी कॉम्प्लेसेंट या आलसी हो गई थी, या उन्हें ये शिफ्ट आते हुए दिखाई ही नहीं दिया? आलसी कहना इस पूरे सिनारियो को थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई करना होगा। दरअसल ये प्रॉब्लम कंप्लेसेंसी की नहीं, बल्कि फिजिक्स, कंप्लायंस और इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लेक्स जाल की है। ओके, तो फिजिक्स और इकोनॉमिक्स यहाँ कैसे आते हैं? आइए इसके मैकेनिक्स को समझते हैं। ऑटो इंडस्ट्री में नए सेफ्टी और इमिशन नॉर्म्स आए हैं, जैसे BS6 फेज 2 और भारत NCA पे क्रैश टेस्ट स्टैंडर्ड्स। राइट, नए रूल्स आए काफी सारे। अब BS6 फेज 2 का मतलब है कि गाड़ी के इंजन और एग्जॉस्ट में ऐसे एडवांस्ड सेंसर्स और कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाने पड़ेंगे जो पोल्यूशन को एकदम माइक्रो लेवल पर फिल्टर करें। ऊपर से स्ट्रिक्टर सेफ्टी नॉर्म्स के मुताबिक आपको गाड़ी की चासी को मजबूत करना होगा, एयरबैग्स बढ़ाने होंगे। ओके, तो अगर एक 15-20 लाख की SUV बन रही है, तो उसमें इन नए पार्ट्स का 40,000 या 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, ग्राहक को पता भी नहीं चलता होगा। एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। लेकिन अब सोचिए एक ऑल्टो या एस्प्रेसो जैसी 4-5 लाख रुपए वाली गाड़ी के बारे में। ओह, वहाँ तो 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। जब आप उस एंट्री लेवल गाड़ी पर वही 50,000 रुपए की एडिशनल कॉस्ट थोपते हैं, तो उसका प्राइस ब्रैकेट ड्रास्टिकली जंप कर जाता है। इनपुट कॉस्ट्स में 16% की वृद्धि हुई है। इन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस ने एंट्री लेवल कार्स के प्रॉफिट मार्जिन्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सस्ती गाड़ियां बनाना अब फाइनेंशियली वाइबल रहा ही नहीं। ये पॉइंट सच में आंखें खोलने वाला है। मतलब दिस इज बेसिकली द मैथमेटिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द चीप कार। सही कहा आपने। लेकिन सेफ्टी के इस मुद्दे पर हमें एक और पहलू एड्रेस करना होगा जो उनके स्वॉट एनालिसिस में एक मेजर वीकनेस के रूप में मार्क किया गया है। उनके कुछ पुराने मॉडल्स की सेफ्टी रेटिंग्स। वो एक बड़ा इशू रहा है उनके लिए। ग्लोबल NCAP में इग्निस, एस्प्रेसो और अल्टो K10 को 0 से 1 स्टार मिला था। एक ऐसे दौर में जहां सोशल मीडिया पर क्रैश टेस्ट रेटिंग्स गाड़ी की किस्मत तय करती हैं, ये बहुत बड़ी ब्रांड वल्नरेबिलिटी है ना? देखिए, ये उनके लिए एक PR नाइटमेयर और जेन्युइन कंसर्न जरूर था। बिल्कुल। जब कस्टमर शोरूम में 10 लाख रुपए दे रहा है तो वो सिर्फ माइलेज नहीं बल्कि परिवार की सुरक्षा भी मांगता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मारुति की अडेप्टेबिलिटी देखनी होगी। पुरानी लेगेसी आर्किटेक्चर वाली गाड़ियों पर रेटिंग्स खराब आई, पर जब उन्होंने नए प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए तो पिछला पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। नए मॉडल्स में भी रेटिंग अच्छी आई है क्या? हाँ, उनकी नई डिजायर ने BNCAP यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम में पूरे 5 स्टार्स हासिल किए हैं। बलिनो को भी अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 4 स्टार्स मिले हैं। ओह वाह, तो एक तरह से उन्होंने मैसेज दे दिया है कि अगर मार्केट की प्रायोरिटी माइलेज से शिफ्ट होकर सेफ्टी पर आई है तो हमारी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज वहां पिवट कर सकती हैं। बिल्कुल, उन्होंने अडेप्ट किया खुद को।
चलिए, ये तो बात हुई सेफ्टी और मार्जिन्स की, पर अब आते हैं उस हाथी पर जो इस वक्त कमरे में बैठा है। आई मीन सबसे बड़ा सवाल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। टाटा और ह्यूंडई पहले ही ईवी स्पेस में अग्रेसिवली खेल रहे हैं। ईवी मार्केट में काफी हलचल है पिछले कुछ सालों से। हाँ, उन्होंने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर अवेयरनेस और ब्रांड लॉयल्टी में काफी ग्राउंड कवर कर लिया है। जबकि मारुति की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ई विटारा 2025 में आकर लॉन्च हुई। क्या इतना बड़ा फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऐसे ही छोड़ देना एक फेटल एरर नहीं है? यहाँ चर्चा काफी रोचक हो जाती है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर रियलिटी में इसका मतलब होता है मार्केट डेवलप करने का पूरा खर्चा उठाना, मतलब R&D वगैरह। हाँ, और चार्जिंग स्टेशंस ना होना, बैटरी की हाई कॉस्ट, सप्लाई चेन की अनिश्चितता, इन सब प्रॉब्लम्स को फर्स्ट मूवर्स अपने बैलेंस शीट पर एब्जॉर्ब करते हैं। मारुति जैसे लेगेसी ऑटोमेटर्स के लिए, जिन्हें लगातार अपना IC यानी इंटरनल कंबशन इंजन बिजनेस चलाना है, उनके पास ये लिबर्टी नहीं होती। तो वो सारा पैसा ईवीज पर नहीं लगा सकते। सही बात है। वो सारा ध्यान और पैसा एक ऐसे छोटे मार्केट शेयर पर नहीं लगा सकते जहां मुनाफा अभी तक दिख ही नहीं रहा। उनका ईवी में लेट आना कोई चूक नहीं थी, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिले था। तो आप कह रहे हैं कि वो इंतजार कर रहे थे कि पहले बैटरी कॉस्ट्स थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाएं, लोग चार्जिंग को समझ लें और उसके बाद वो अपने विशाल स्केल और प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ मार्केट में कूदेंगे। बिल्कुल सही समझे आप। और ईवी विटारा का लॉन्च और उसके पीछे का इन्वेस्टमेंट इस बात को साबित करता है। उन्होंने कोई आधे अधूरे मन से ईवी स्पेस में एंट्री नहीं की है। तो उनका एक्चुअली प्लान क्या है ईवीज को लेकर? देखिए, गुजरात के हंसलपुर प्लांट को उन्होंने ईवी का ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनाया है। वहां से ई विटारा यूरोप सहित लगभग 44 देशों में एक्सपोर्ट होगी। इसके अलावा उनकी निवेश की योजना देखिए। खरखोड़ा प्लांट और गुजरात की फैसिलिटीज में लगभग 10,440 करोड़ रुपए से लेकर 18,000 करोड़ तक का मेगा निवेश किया जा रहा है सिर्फ ईवी इकोसिस्टम के लिए। 18,000 करोड़, ये तो सच में एक मैसिव स्केल का गेम है। और फाइनेंशियल ईयर 2030-31 के इनके गोल्स में ये एम्बिशन पूरी तरह झलकता भी है। उनका प्लान है कि वो 1,000 से ज्यादा शहरों में 1,500 ईवी इनेबल्ड सर्विस वर्कशॉप्स शुरू करेंगे। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा ध्यान है उनका। लेकिन 2030-31 के उनके सेल्स मिक्स टारगेट में एक चीज ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। वो कह रहे हैं कि इनकी सेल्स में 15% बैटरी ईवीज होंगी, 35% CNG या CBG होंगी, 25% फ्लेक्स फ्यूल या प्योर ICE और 25% हाइब्रिड होंगी। हाँ, मिक्स काफी डाइवर्सिफाइड है। वही, ये हाइब्रिड का 25% वाला टुकड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है मुझे। दुनिया तो कह रही है फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, फिर मारुति हाइब्रिड पर इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है? CTO CV रमन ने तो यहाँ तक कह दिया कि आने वाले 5 से 7 सालों में मारुति का कोई भी प्योर पेट्रोल मॉडल नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी इलेक्ट्रिफाइड इन सम वे। यहाँ सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि हाइब्रिड पर उनका दांव एक्चुअली उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। ईवी एडॉप्टर्स भले ही इसको एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन कहें, पर इंडियन रियलिटी अलग है। कैसे अलग है? इमेजिन कीजिए एक आम आदमी जो किसी मेट्रो सिटी के डेंसली पॉपुलेटेड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता है। वहां हर पार्किंग स्पॉट पर फास्ट चार्जर लगाना फिलहाल अगले 10 साल तक प्रैक्टिकल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां तो लोग स्ट्रीट पर भी पार्क करते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ पेट्रोल के दाम पिछले कुछ सालों में 40% तक बढ़ गए हैं। ऐसे में कस्टमर ईवीज की रेंज एंजाइटी से डरता है और पेट्रोल की प्राइसेस से परेशान है। मैं स्ट्रैटेजी को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मारुति कोई T20 मैच नहीं, बल्कि 5 दिन का लंबा टेस्ट मैच खेल रही है। हाँ, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। वो हाइब्रिड और CNG को अपने एक बेहद मजबूत मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरह यूज कर रहे हैं। वो बैट्समैन जिसका काम है क्रीज पर टिके रहना, कंसिस्टेंटली रन्स बनाना और टीम की इकोनॉमी को बचाए रखना, जब तक कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी कॉस्ट्स पूरी तरह से उनके फेवर में सेट नहीं हो जाते। ये एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। हाइब्रिड आपको ईवी का स्मूथ ड्राइव और फ्यूल एफिशिएंसी देता है, बिना किसी चार्जर ढूंढने की चिंता के।
और कंपनी के नजरिए से देखें तो एक नया ईवी इकोसिस्टम खड़ा करने में सिर्फ गाड़ी बनाना काफी नहीं होता। और क्या जरूरी होता है? आपको उन हजारों सर्विस मैकेनिक्स को दोबारा ट्रेन करना पड़ता है जो सालों से सिर्फ इंजन ऑयल और स्पार्क प्लग्स देख रहे थे। हाई वोल्टेज बैटरी सिस्टम्स हैंडल करना एक बिल्कुल अलग इंजीनियरिंग है। राइट, सेफ्टी रिस्क्स भी होते हैं उसमें। बिल्कुल। तो जब तक वो ट्रेनिंग्स, वो सप्लाई चेन और टियर 2, टियर 3 सिटीज में चार्जिंग स्टेशंस रेडी नहीं होते, उनका हाइब्रिड पोर्टफोलियो उन्हें मार्केट लीडर बनाए रखेगा। तो अगर प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी क्लियर हो चुकी है तो अब बात करते हैं कि ये गाड़ियां बिक कहाँ रही हैं। अगर अर्बन सिटीज ईवी स्टार्टअप्स और प्रीमियम एसयूवी से सैचुरेट हो रही हैं, तो एक मास मार्केट प्लेयर को ग्रोथ के लिए कहाँ जाना होगा? गांव की तरफ, यानी रूरल मार्केट्स। एग्जैक्टली। उनके स्वॉट एनालिसिस में मार्केट डेवलपमेंट के तहत रूरल मार्केट्स पर एक नया फोकस दिखता है। पिछले 18 महीनों में उन्होंने 1200 नए आउटलेट्स शुरू किए हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक सिंपल सा डाउट है। क्या डाउट है? रूरल मार्केट में शोरूम खोलने का आखिर मतलब क्या है? वहाँ ऐसी कौन सी मैजिक वॉन्ड घुमाई जा रही है जिससे इन्हें हर महीने 12 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा सेल्स मिल रही है? वो मैजिक वॉन्ड वहाँ का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि उनका अप्रोच है। रूरल मार्केट में आप 1000 स्क्वायर फुट का शीशे वाला बड़ा शोरूम खोलकर बैठ नहीं सकते। तो वहाँ शोरूम्स छोटे होते हैं? वहाँ इनके माइक्रो आउटलेट्स होते हैं। सेल का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ बात हाइपर लोकल मार्केटिंग की होती है। इनके एग्जीक्यूटिव्स लोकल भाषा में बात करते हैं, किसान के घर या खेत तक गाड़ी ले जाते हैं। और सबसे बड़ा गेम चेंजर है उनकी रूरल फाइनेंसिंग। रूरल फाइनेंसिंग? मतलब लोन का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है वहाँ? बिल्कुल अलग होता है। देखिए, एक किसान की इनकम किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह हर महीने की पहली तारीख को नहीं आती। उनका कैश फ्लो फसल की कटाई पर डिपेंड करता है। अच्छा, हार्वेस्ट सीजन पर। हाँ, तो मारुति डीलर्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप करते हैं जो कस्टमर के क्रॉप साइकिल के हिसाब से ईएमआई स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब उनके पास फसल का पैसा आएगा तभी ईएमआई डिडक्ट होगी। ओह वाओ! जब आप कस्टमर की फाइनेंशियल रियलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बेचते हैं तो रूरल पेनिट्रेशन काफी इजी हो जाता है। ये डिटेल समझ में आती है कि वो 12 करोड़ एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने का पर्यावरण पर भी तो असर पड़ेगा। मिलियंस ऑफ कार्स बनाना, हजारों किलोमीटर्स दूर उन्हें गांव-गांव डिलीवर करना। सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फोकस एरिया बन गया है अब सभी के लिए। हाँ, उनकी BSRS यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने गुरुग्राम और मानेसर प्लांट्स में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है। मतलब प्लांट के अंदर का इस्तेमाल हुआ एक बूंद पानी भी बाहर नहीं निकलता, सब कुछ अंदर ही ट्रीट और रिसाइकल होता है। ये ZLD सिस्टम पर्यावरण के लिए तो जरूरी है ही, पर एक्चुअली बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के लिए भी उतना ही अहम है। हरियाणा जैसे स्टेट में जहां ग्राउंड वाटर एक बड़ा इशू है, वहां कल को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आपके प्लांट को बंद ना कर दें, उसके लिए ये एक तरह का इंश्योरेंस है। सही बात है, फ्यूचर प्रूफिंग कर रहे हैं खुद को। और इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प इनिशिएटिव इनकी लॉजिस्टिक्स में दिखता है। अब इनकी लगभग 24% गाड़ियां रोड के बजाय रेलवेज के जरिए भेजी जा रही हैं। इनफैक्ट वो देश के पहले ऑटो OEM हैं जिनके प्लांट के अंदर ही रेलवे साइडिंग्स मौजूद हैं। वेट, प्लांट के अंदर रेलवे साइडिंग्स, इसका मतलब है कि उन्हें अपनी कार्स को ट्रक्स में लोड करके रेलवे स्टेशन तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा फैक्ट्री फ्लोर से ट्रेन में लोडिंग। जी हाँ, बिल्कुल, सीधा फैक्ट्री से। इससे न सिर्फ हाईवे कंजेशन कम होता होगा, कार्बन एमिशंस घटती हैं, बल्कि लॉजिस्टिक्स की लागत भी बहुत ड्रास्टिकली कम होती होगी। सही पकड़ा है आपने। ये पर्यावरण के लिए अच्छा तो है, पर सीधे उनके बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट को भी बढ़ाता है। और इस सर्कुलर इकोनॉमी को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने टोयोटा त्सुशो ग्रुप के साथ मिलकर नोएडा में मारुति सुजुकी टोयोत्सु जॉइंट वेंचर खड़ा किया है। ओह, वो गाड़ियां डिसमेंटल करने वाला प्रोजेक्ट। हाँ, जहां गाड़ियां एंड ऑफ लाइफ पर पहुंचने के बाद उनका सेफ और साइंटिफिक तरीके से डिसमेंटलिंग और रिसाइकलिंग होता है ताकि 100% मेटालिक स्क्रैप वापस सिस्टम में आ सके। इसकी वजह से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इन लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर। बिल्कुल। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो बात यह है कि मारुति सुजुकी सिर्फ एक स्केल और मार्केट शेयर की कहानी नहीं है।
ये कहानी है एक ऐसी विशाल कंपनी की जो अपने आकार के बावजूद एक टाइट रोप पर चल रही है। एकदम सही एनालिसिस है। उन्हें अपने मास मार्केट क्राउन को बचाना है, ईवी की रेस में थोड़ा देर से आने के बावजूद अपनी दावेदारी मजबूत करनी है और साथ ही नेक्सा के जरिए प्रीमियम सेगमेंट को भी हासिल करना है। उनका स्केल यानी उनके 4,400 से ज़्यादा सर्विस पॉइंट्स और मैन्युफैक्चरिंग ताकत उन्हें एक सॉलिड फाउंडेशन ज़रूर देती है, पर आगे की कहानी इस बात पर निर्भर करेगी कि वो इस ट्रांजिशन को कितने स्मूथली एग्जीक्यूट करते हैं। और ये देखना वाकई रोचक होगा। उनका हाइब्रिड अप्रोच और रूरल एक्सपेंशन उन्हें एक बेहतरीन रनवे प्रदान करता है। 2070 तक भारत के नेट जीरो टारगेट को देखते हुए उनके सस्टेनेबिलिटी और रिसाइकलिंग एफर्ट्स सिर्फ CSR एक्टिविटीज नहीं है। तो क्या है ये सब अगले 20-30 सालों तक उन्हें एक रेलेवेंट और रेगुलेटरी प्रेशर से बचा हुआ प्लेयर बनाए रखने के एसेंशियल टूल्स हैं। इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन आप सभी सुनने वालों के लिए एक आखिरी थोड़ा हटके विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। आज हमने जिस स्केल की बात की, 24.5 लाख कार्स एक महीने में सर्विस होना और 2030 तक 8,000 सर्विस टच पॉइंट्स तक पहुंचना, साथ ही कंपनी अब गाड़ियों की लीजिंग और सब्सक्रिप्शन मॉडल पर भी ध्यान दे रही है। हाँ, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। तो सोचिए क्या आने वाले वक्त में शायद 2035 या 2040 तक हम पर्सनली गाड़ियां खरीदना ही बंद कर देंगे। क्या ये हजारों सर्विस सेंटर्स भविष्य में सिर्फ रिपेयर शॉप्स ना रहकर किसी ऐसी नई दुनिया के मोबिलिटी हब्स बन जाएंगे जहां आपको कार का मालिक होने की कोई जरूरत ही नहीं होगी? ये काफी डीप थॉट है। अब बस अपने फोन पर मारुति के मोबिलिटी नेटवर्क का एक मंथली सब्सक्रिप्शन लेंगे और जब चाहें जहां चाहें एक गाड़ी आपके लिए मौजूद होगी। एक ऐसी स्थिति जहां देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गाड़ियां खरीद नहीं रहा बल्कि मोबिलिटी सर्विस ड्रीम कर रहा है। इस नए दौर की कल्पना कीजिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।